जो कल पढ़ा था उसकी एक्सरसाइज है। देखो भाई आप सब लोगों ने लगाया है, हमने फ्यूचर पढ़ा था, ठीक है ना। फ्यूचर में हमने इंडेफिनेट पढ़ा था, कंटिन्यूअस पढ़ा था और परफेक्ट पढ़ा था। तो ध्यान से देखें कहाँ से क्या एरर आ सकती है। His father left him a fortune, उसके पिता ने उसके लिए बहुत संपत्ति छोड़ी थी। फॉर्च्यून का मतलब होता है बहुत ज्यादा संपत्ति। बट ही इज सो एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब खर्चीला, लेकिन वो इतना खर्चीला है दैट ही विल हैव स्पेंट इट ऑल बिफोर ही इज 30, कि वो सारी खर्च कर देगा जब तक वो 30 साल का होगा। ध्यान देना कि वो सारी खर्च कर चुका होगा जब तक वो 30 साल का होगा। कहना चाह रहा है फ्यूचर में 30 साल का होगा, अभी 30 का है नहीं। तो ही इज 30 गलत है, ही इज 30 नहीं होना चाहिए, ही विल बी 30 होना चाहिए। जब तक वो 30 साल का होगा तब तक वो सारे पैसे खर्च कर चुका होगा। तो एरर कहाँ है यहाँ पे, ही इज 30 नहीं, ही विल बी 30। 30 साल से पहले, जब वो 30 साल का होगा उससे पहले वो सारे पैसे खर्च कर चुका होगा। तो एरर कहाँ पे है, ही इज 30, यहाँ एरर है। किसी को कोई डाउट रहे तुरंत पूछना। अगला देखो, ही हैज प्लेड 100 मैचेस, वो 100 मैच खेल चुका है फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। याद रखना जब वो कहता है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर तो अक्सर वो फ्यूचर की बात करता है। वो कह रहा है इस साल के अंत तक वो 100 मैच खेल चुका होगा, खेल चुका नहीं, खेल चुका होगा। और यहाँ से हैज प्लेड आपको बता रहा है खेल चुका है। तो ऐसे में यहाँ पे एरर है, यहाँ होना चाहिए he will have played, he will have played होना चाहिए। तो यहाँ ए पार्ट में एरर है। कल हुई थी बाय पे बात, बाय दिस टाइम टुमारो, अब देखो ये भी फ्यूचर की बात कर रहा है। कल इस समय तक आई विल रीच माई होम। तो आई विल रीच मैंने आपको बताया था कि सिंपल फ्यूचर नहीं लगाते जब आपको टाइम दिया हो, जब आपको फिक्स टाइम दिया हो तो आप सिंपल फ्यूचर नहीं लगाते हैं। तो वो ये कहना चाह रहा है कि कल इस समय तक मैं घर पहुंच जाऊंगा, पहुंच चुका हूंगा। तो यहाँ पे आई विल की बजाय क्या होना चाहिए, आई विल हैव रीच्ड, आई विल हैव रीच्ड माई होम। समझ रहे हैं ना। तो एरर इस पार्ट में है, इस पार्ट में एरर लगा देते हैं भाई। आई होप एवरीथिंग वॉज फाइन, आई होप ये सेंटेंस थोड़ा सा दिक्कत वाला है क्योंकि यहाँ पे एक होप वर्ड है। होप जो है ना वो अक्सर हम फ्यूचर या प्रेजेंट के सेंस में करते हैं, कभी भी होप पास्ट के बारे में नहीं करते। समझ रहे हैं ना। उम्मीद जो होती है वो फ्यूचर वगैरह के बारे में, पास्ट तो क्लियर है, पास्ट तो डेफिनेट है, जो घट चुका है उसमें बदलाव नहीं हो सकता। जब उसमें बदलाव नहीं हो सकता है तो ऐसी सिचुएशन में होप के साथ पास्ट यूज नहीं करते, या तो फ्यूचर या प्रेजेंट। मतलब या तो यहाँ पे होता आई होप एवरीथिंग इज फाइन या एवरीथिंग विल बी फाइन, या तो सब ठीक है या सब ठीक होगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो यहाँ पे एरर है, सेंटेंस में वॉज गलत है, तो एरर इस पार्ट में होनी चाहिए। आगे बढ़ा लेते हैं। आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को। One of these days, I will be going to confront you incontrovertible evidence। इसमें एक शब्द आया है incontrovertible। इनकॉन्ट्रोवर्टिबल वो होता है जिसका खंडन ना किया जा सके, जिसे रिजेक्ट ना किया जा सके। वो कह रहा है मैं तुम्हें ऐसा सबूत दूंगा कि तुम उसको खंडन नहीं कर सकते, उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। एविडेंस का मतलब सबूत। तो वन ऑफ दीज आई विल बी गोइंग, यहाँ पे गड़बड़ हो गई। मैंने आपको बताया था इज आर एम के साथ गोइंग टू लगाते हैं, हालांकि वॉज वर्ब के साथ भी लगा लेते हैं पास्ट में, लेकिन वो अभी प्रेजेंट की बात कर रहा है। इज आर एम के साथ गोइंग टू वही सेंस देता है, यू विल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म देती है।
या तो यहाँ पे होना चाहिए था आई विल गिविंग यू, ठीक है ना। और अगर गोइंग टू लगा दिया है तो यहाँ होना चाहिए आई एम गोइंग टू, फ्यूचर बताएगा। तो इस पार्ट में एरर है, इसने दोनों लगा दिया, विल भी लगा दिया, गोइंग टू भी लगा दिया। यहीं पे गड़बड़ हो गई, दोनों में से कोई एक होता काम कर जाता। समझ रहे हैं ना बात को। तो ऐसी सिचुएशन में आपका एरर किस पार्ट में है, बी पार्ट। इस पार्ट में एरर लगाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आई विल गो देयर टुमारो, देखो यही गड़बड़ हो गई। मैंने बताया था जब टाइम फिक्स हो तो विल के साथ नहीं लगा सकते। आई विल गो देयर नहीं हो सकता, आई विल बी गोइंग हो सकता है, आई एम गोइंग देयर हो सकता है। तो ऐसे में ये गलत है, आप इंडेफिनेट में टाइम नहीं बता सकते, ये एरर है। भी कल मैंने बताया था यहीं से एक एरर आती है बस, तो इसे हम एरर लगा देते हैं। सर आई के साथ तो सेल का प्रयोग करते हैं, आमतौर आई पे के साथ तो सब सेल लगता है। हाँ बिल्कुल, समझ लें बात को। कल मैंने बताया था कि आई के साथ विल भी आता है, और ये बात आपको नहीं पता कि सामने वाला डिटर्मिनेशन बता रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको टेंस से समझनी पड़ेगी, ना कि डिटर्मिनेशन से टेंस समझना पड़ेगा। अगर आई के साथ विल भी लगा दें, और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आई के साथ आमतौर पर विल ही यूज किया जाता है, तो कभी आई के साथ विल आ जाए तो आप इसे एरर नहीं लगाएंगे आकाश। आई के साथ विल आपको मिल जाए, आप इसे एरर नहीं लगाएंगे, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ विल का ही यूज होने लगा है, तो अब इसे एरर नहीं मानी जाती। तो आई विल गो देयर टुमारो सो दैट आई कैन सी हिम माई सेल्फ, ताकि मैं उससे खुद मिल सकूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आई विल जी में सर। प्रॉब्लम है, आई विल गो देयर नहीं होना चाहिए, आई एम गोइंग देयर होना चाहिए, आई विल बी गोइंग देयर होना चाहिए। हो सकता है टुमारो की वजह से ये गलत हो गया, तो इसमें एरर विल और शैल की नहीं, एरर इसमें टेंस की है। सिंपल फ्यूचर में नहीं लिख सकते। आकाश समझे बात को। जी सर, ठीक है सर। हाँ देखें अगला, एज सुन एज आई विल रीच बरेली आई विल गिव यू द बुक, जैसे ही मैं बरेली पहुंचूंगा तुम्हें किताब दे दूंगा। हालांकि ये सेंटेंस पढ़ने में बहुत सही लगता है, लेकिन याद रखना एज सुन एज या व्हेन या इफ अक्सर कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं। अभी कंडीशनल तो हमने पढ़ा नहीं है, इसके बाद मॉडल्स पढ़ेंगे, मॉडल्स के बाद कंडीशनल पढ़ेंगे। तो ये सेंटेंस असल में कंडीशनल से आया है। तो जो कंडीशनल वाला सेंटेंस होता है वो सिंपल प्रेजेंट में रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरा वाला फ्यूचर में बनता है। तो ये कंडीशनल होने की वजह से यहाँ पे आई विल की जगह होना चाहिए था विल, होना ही नहीं चाहिए था। एज सुन एज आई रीच बरेली, जैसे ही मैं बरेली पहुंचता हूँ, आई विल गिव यू द बुक, मैं तुम्हें किताब दे दूँ। समझ रहे हैं ना। तो एरर इस पार्ट में, अगर ये समझ में ना आए तो इसे छोड़ देना, क्योंकि अभी हमने कंडीशनल पढ़ा नहीं है। जब कंडीशनल पढ़ेंगे तो ये पूरा समझ में आएगा। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर साइंटिस्ट विल डिस्कवर द क्योर ऑफ कैंसर। फिर से वही बात, बाय द एंड ऑफ द ईयर टाइम दिया है और सिंपल फ्यूचर में लिख दिया है, बात गलत हो गई है। असल में बात ये होनी चाहिए थी साइंटिस्ट विल हैव डिस्कवर्ड, क्योंकि बाय द एंड ऑफ ईयर जो है वो हम लोग परफेक्ट में यूज करते, डिस्कवर्ड। तो एरर ये होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे गड़बड़ है, विल में नहीं लिख सकते, इसे लगा देते हैं एरर। क्विज खत्म हो गया है आपका, फिनिश क्विज, रिजल्ट रिकॉर्ड हो रहा है। सही है, भी सारा सही है। तो जिसने जहां पे जिस सेंटेंस में गलती की थी उसे देख ले। छोटा क्विज था, रीजन छोटा होने का सिर्फ इतना था कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। समझ रहे ना बात को, इसलिए ठीक है भाई। तो अब पढ़ते हैं अगली बात। अगली बात,
वर्ब की शीट नंबर 12 और टेंस की आखिरी, क्योंकि वैसे तो मैंने बोला था कि कल आखिरी होगी, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी थोड़ी एक दो एरर है जो सिंस और फॉर के अलावा भी आ जाती, तो उनको भी आपको देख लेना चाहिए एक बार ध्यान से। हालांकि छोटी क्लास है, बहुत कुछ है नहीं इसमें। नाम देखें परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, एक बात तय है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगे, ठीक है ना। जहां भी कंटिन्यूअस आएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैज या हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर पास्ट परफेक्ट है तो हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मतलब वर्ब की तो आईएनजी फॉर्म ही आनी, बस ये बदल रहा है, प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल हैव और शैल हैव। समझ रहे हैं ना, इसमें बहुत कुछ है नहीं याद करने को, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, सब एक जैसे। सिंस और फॉर हम पढ़ चुके हैं पहले ही, तो सिंस और फॉर पे जो एरर आती है उसकी बात नहीं करेंगे, आगे की बात। ध्यान से देखो, ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा है। यूज कहाँ होता है, सबका यूज लगभग एक जैसा है। कोई काम पास्ट से स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में भी जारी है, कोई काम पास्ट से शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी जारी है, कंटिन्यूअस है, तो ऐसी सिचुएशन में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। टू शो एन एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज टिल नाउ, पास्ट से शुरू हुआ अभी भी जारी है, ऐसी सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। एरर यहाँ से नहीं आती है। एरर कहाँ से आती है, देखो इस पूरे पार्ट में सिर्फ एक ही तरह की एरर आती है, और वो एरर क्या है कि आमतौर से इधर वाला क्लॉज जो है वो सिंस या फॉर से जोड़ दिया होता है, सिंस या फॉर के साथ टाइम जोड़ दिया होता है, सिंस या फॉर के साथ टाइम जोड़ दिया होता है। और इधर वाला वो टेंस जो है वो आमतौर पे इज, आर, एम के साथ या वॉज वर्ब के साथ बना देता है, जो पॉसिबल नहीं है। अगर सिंस और फॉर के साथ टाइम लगा है तो इधर वाला सेंटेंस जो है वो किस में होना चाहिए, वो होना चाहिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। यहाँ देखो ध्यान से, इनकी सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें सिंस और फॉर के साथ टाइम जरूर लगा होता है, सबसे बड़ी पहचान है ये इस तरह के टेंसेस। और देखें इसकी पहचान है भी, ऑलवेज यूज सम सर्टेन वर्ड्स टू शो टाइम और ड्यूरेशन इन दिस केस। दो ही तरह की एरर है इसमें। एक तो ये कि सिंस और फॉर को देख के इधर वाला टेंस चेक कर लेना क्या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। वो कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे यहाँ पे देखो एरर कैसे देगा, आई एम लिविंग हियर सिंस 2008, तो ये एरर है क्योंकि सिंस और फॉर का यूज हम कंटिन्यूअस में नहीं करते, तो एम ना लगा के क्या आना चाहिए, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2001। समझ रहे, बहुत कुछ है नहीं इसमें पढ़ने को, दो तीन बातें ही हैं बस, लेकिन एरर आती है तो डिस्कस जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा एक एरर ये भी है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, अक्सर टीचर भी इसे लेके थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। याद रखना, जैसे ये सेंटेंस दिखा है, ही हैज बीन वर्किंग हर फॉर ऑल हिज लाइफ, याद रखना ऑल डे, ऑल नाइट, ऑल वंस लाइफ के पहले हम लोग फॉर का यूज नहीं करते, चाहे इधर का सेंटेंस जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस ही क्यों ना हो। अगर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होगा तो भी यहाँ पे सिंस और फॉर नहीं लगाएंगे, किससे पहले, ऑल डे, ऑल नाइट, ऑल हिज लाइफ, इनके पहले। ये इससे एरर आई तो एक आधी बार है, लेकिन क्योंकि आई है और हम लोगों ने हमेशा आज तक बारीकी से ही पढ़ा है, तो भले एक ही एरर आई हो तो छोड़ना क्यों, उसे भी लेके चलो, ठीक है ना।
ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे आप अलग से नोट कर लेना, क्योंकि अक्सर ये इग्नोर हो जाता है पढ़ाई में। जब हम बड़े बड़े रूल पढ़ते हैं तो इस तरह की छोटी बात कई बार इग्नोर हो जाती है और वहां से क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो क्योंकि मैंने आपको कहा कुछ छोड़ूंगा नहीं, बारीकी से पढ़ाऊंगा, तो वो छोटे छोटे नोट पे भी हम लोग बात करेंगे जहां से एक आध बार ही कुछ आया। ये तो प्रेजेंट परफेक्ट था। पास्ट परफेक्ट में मैंने आपको बता दिया पहचान क्या है, हैड प्लस बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यूज वही है कि कोई एक्शन पास्ट से भी पास्ट में शुरू हुआ और किसी पास्ट के पॉइंट पे भी जारी था तो हम उसे लगाते हैं। हालांकि इनका यूज हम लोग इन सेंटेंसेस का लिखने की भाषा में, बोलने की भाषा में ना के बराबर करते हैं। और एरर भी मैंने आपको बताई है कि वही दो आती है जो मैंने अभी आपको बताई। आई हैड बीन लिविंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं लंबे समय से यहाँ रह रहा था, तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे भी रह रहा था, ये कहना चाह रहा है। ठीक है ना, बात उतनी करेंगे जितनी काम की है। फ्यूचर परफेक्ट होगा तो पहचान क्या है, विल शैल के साथ हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और पहचान इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार आपको हैज बीन, हैव बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। तो अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं, ये परफेक्ट टेंस का पैसिव है। देखो पैसिव पे हम पहले एक छोटी क्लास ले चुके हैं कि सेंटेंस को कैसे पहचाने, एक्टिव है या पैसिव। किसी ने ना ली हो तो यूट्यूब पे बिल्कुल साफ लिखी हुई है, एक्टिव और पैसिव वर्ब करके एक शीट है, तीसरी चौथी या पांचवी शीट रही होगी शायद वर्ब की, तो आप उसे ढूंढ के एक बार देख लें। हालांकि इस पे बारीकी से बात हम लोग एक्टिव पैसिव वाले टॉपिक पे करेंगे, क्योंकि वर्ब से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसलिए इसके बाद में उस टॉपिक को लेंगे। वर्ब पढ़ रहे हैं तो पूरी पढ़ेंगे, और ये सारे टॉपिक वर्ब के ही हैं। एक्टिव और पैसिव भी वर्ब का ही टॉपिक है। ऐसे जब आप नरेशन की बात करते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो टेंस से जुड़ा हुआ टॉपिक। किससे जुड़ा टॉपिक है? टेंस से। अब क्योंकि हमने वर्ब में ही टेंस को पढ़ा है, तो जब वर्ब पढ़ रहे हैं तो उससे जुड़ा हुआ टॉपिक है एक्टिव पैसिव, पहले एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, फिर टेंस से जुड़ा हुआ टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट है तो इसे पढ़ेंगे। ये सारे का सारा वर्ब का ही हिस्सा है। हालांकि आपको अलग अलग करके पढ़ाया जाता रहा है, लेकिन ये एक ही बात पे फोकस करता है, वो है वर्ब। ठीक है ना, इसे कंप्लीट करने के बाद फिर हम बाकी टॉपिक देखेंगे। और याद रखना, कंपटीशन के लिहाज से ये पूरी ग्रामर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे जब लोग कुछ नए होते हैं ना, वो ज्यादा ध्यान किस पे देते हैं? नाउन और प्रोनाउन पे, क्योंकि यहीं से ज्यादातर किताबें शुरू होती। ध्यान देना, नाउन और प्रोनाउन आज के कंपटीशन के हिसाब से बहुत रेलेवेंट टॉपिक नहीं, क्योंकि ये इतनी बार और इतनी शिद्दत से पढ़ाए गए हैं कि आजकल इससे कुछ आता नहीं। अगर आप रीसेंट पैटर्न देखोगे तो नाउन और प्रोनाउन से बहुत कम मिलेगा। हालांकि नाउन से तो कुछ ज्यादा ही कम मिलेगा, प्रोनाउन का काफी हिस्सा है जो इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है ना, प्रोनाउन का काफी हिस्सा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रोनाउन पे बात करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि वर्ब कर रहे हैं तो पहले वर्ब के सारे हिस्से निपटाएंगे जो एक दूसरे से जुड़े हुए। समझ रहे ना भाई, हर टीचर का अपना हिसाब होता है पढ़ाने का। मैं आपको किश्तों में नॉलेज नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप उसे ऑन द होल समझें। ठीक है ना, पूरा समझें। फ्यूचर परफेक्ट में कुछ भी नहीं, आपको पहचान याद रखनी है, ना के बराबर कुछ आता है। ठीक है, पहचान याद रखें, विल हैव, शैल हैव, बीन के साथ में वर्ब की आईएनजी। और पहचान भी क्यों याद रखनी है? क्योंकि ये किसी परफेक्ट टेंस के पैसिव से काफी मिलती जुलती वर्ब। बस आईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का ख्याल रखें। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो ये किसी परफेक्ट का पैसिव है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। दोनों में ये फर्क। थोड़े दिन पहले भी एक किसी स्टूडेंट को दिक्कत आई थी इसी वजह से, 1-2 दिन पुरानी बात है। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज है। ठीक है ना, ज्यादा सेंटेंस यहाँ से भी आते नहीं है, तो ये 10 सेंटेंस आप बहुत समझ से अगर लगाएंगे तो मेरे ख्याल से आप 10 के 10 सही कर सकते हैं। और इसकी एक्सरसाइज मैंने आज सुबह ही शेयर कर दी थी। और अगर आपको ना मिले तो आप क्या करना, सीधे अपनी वेबसाइट पे जाना, जो हमारी वेबसाइट है topperblue.com पे, उसमें इंग्लिश वाले सेक्शन में वर्ब पे जाना, और उसमें जो सबसे लास्ट या 15वां क्विज है, 15th क्विज, उस पे चले जाना। वरना ये जो शीट में लिंक दिया हुआ है
इस पे अगर आप डायरेक्ट क्लिक भी करेंगे तो वहीं खुल जाएगा। देखो इस पे मैं डायरेक्ट लिंक क्लिक करूँ, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसे डायरेक्ट तो नहीं खोल रहा है, शायद कोई दिक्कत है। लेकिन ये शीट क्योंकि अभी आपके पास है नहीं, शीट में 1-2 दिन में फिर से अपलोड कर दूंगा जो बची हुई है। तो अभी आपको क्या करना है, ये 10 सेंटेंस लगाने हैं, क्योंकि हिस्सा बहुत छोटा है और इंग्लिश जो है वो इस तरह नहीं पढ़ाई जा सकती कि बहुत ज़्यादा पढ़ा दी, वरना आप लोग समझ ही नहीं पाए। तो अभी हम लोगों के 2 क्लोज टेस्ट बचे, क्योंकि वो इस वीडियो में हो नहीं पाएंगे। मैं आपको नया वाला लिंक भेजता हूँ, उसमें दोनों हो जाए। तो हम उन क्लोज टेस्ट पे बात कर लें, क्योंकि उसमें कुछ बारीक बातें हैं दोनों क्लोज टेस्ट में जो आपको समझ लेनी जरूरी है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना। लेकिन जो भी है आप इसकी एक्सरसाइज लगा लें। आज आपका टेंस ऑफिशियली खत्म हो गया है। इसके बाद में कल को हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉडल्स पढ़ेंगे, क्योंकि मॉडल्स पढ़ने के बाद कंडीशनल पढ़ा जा सकता है, क्योंकि कंडीशनल मॉडल पर ही बेस्ड है। तो पहले मॉडल्स पढ़ेंगे, फिर कंडीशनल पढ़ेंगे, फिर पॉजिटिव वर्ब पढ़ेंगे, फिर पैसिव एक्टिव वर्ब पढ़ेंगे। समझ रहे हैं? तो पूरा एक सीक्वेंस से चलेंगे। कहीं पे भी किसी को कोई ऐसी दिक्कत आती हो तो बताना, ठीक है। मैं आपको अभी दूसरा लिंक भेजता हूँ, उसमें हम लोग क्लोज टेस्ट लगा लेते हैं। इंग्लिश की क्लास ऐसे ही रहेगी, कभी लंबी भी हो जाएगी जरूरत से, कभी छोटी भी रहेगी, क्योंकि जो पार्ट उठाएंगे उसे खत्म करेंगे। अगर छोटा पार्ट होगा जल्दी खत्म हो जाएगा, बड़ा पार्ट होगा थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन एक दिन में एक ही हिस्सा लेके चलेंगे, वरना ये बच्चों के लिए बहुत मैसी हो जाता है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आज की क्लास रिकॉर्ड भी नहीं हुई है शायद, है। रिकॉर्ड तो हुई।